हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है हमारी इस फाल्कॉन बैच क्लैट 2026 के फ्री बैच सीरीज में। तो देखिए, हमने शुरू किया था क्रिटिकल रीजनिंग और आज हम आ गए हैं फोर्थ सेशन में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। तो देखिए, पिछले सेशंस में हमने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी करी है डिस्कशन। फर्स्ट जो हमारा सेशन रहा था उसमें आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही हमने डिस्कशन करी थी। बट आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि आपको वो बोलते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और इनमें से कौन सा वीक है। तो वो थोड़ा सा और डिटेल्ड डिस्कशन आज हमारी होने वाली है। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है तन्वी और मैं आप सबको क्लैट में रीजनिंग का जो पार्ट है उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगी। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आप सबको समझाया था। हाँ जी, आर्ग्यूमेंट मीन्स जस्टिफाई करना। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, कि जब आप अपनी कही हुई बात को सही प्रूव कर रहे हो। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे कि आप जो है जब कोर्ट रूम में है ना, कोर्ट रूम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम कोर्ट रूम में होते हैं तो कोर्ट रूम में वहां पे हम अपनी बात को सही बोलते हैं या हम अपने क्लाइंट को सही बोलते हैं, बट ऐसे ही नहीं बोल देते कि हाँ ये सही है। हम प्रूव कर रहे हैं, हम कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो है वहां पे कुछ प्रूफ सबमिट कर रहे हैं, ये बोलने के लिए कि हमारा जो क्लाइंट है वो बेकसूर है ना। ऐसा होता है ना। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन अब हमारे पास आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस में अलग अलग तरह के फैक्ट्स दिए होंगे और हमें ये देखना होगा कि कौन सा फैक्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इस बात को सही प्रूव करने में, या फिर कौन सा फैक्ट है जो सबसे वीक है इस बात को सही प्रूव करने में। तो ये अब हमने सॉल्व करना है। आर्ग्यूमेंट में ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हम कर चुके हैं, पूरी एक क्लास इस टॉपिक के ऊपर हुई है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा और एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उसने आपको बोला कि इफ, अब थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड है क्योंकि हमने जो पहले किया था वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड था, तो अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं अब आपके पास। तो देखिए, उसने आपको बोला कि इफ एवरी क्रेविस इन योर होम इज ओवरफ्लोइंग विद ऑब्जेक्ट्स यू हैव नॉट यूज्ड इन मोर देन 5 years, इट वुड बी सेफ टू से यू आर अ होर्डर। And if the very thought of parting with possessions you no longer need creates distress, you may have a hoarding disorder. You are not alone. Most Indians are known for hoarding, a habit probably triggered by generations of making do and not having enough. Okay, तो ये कह रहा है कि अब इंडियंस के घर में और स्पेशली मिडिल क्लास के घर में क्या होता है कि आपके घर जो है ना, आपके इतना सामान है। घर मिडिल क्लास हाउस जो होता है, एक नॉर्मल हाउस होता है जो ना छोटा है ना बड़ा है, बट वहाँ पे उन्होंने सामान इतना भरा होता है घर के अंदर कि फालतू की चीज़ें इतनी पड़ी हुई है ना। हर कोने में आपको सामान मिलेगा, हर टाइप का सामान मिलेगा, उसको वो चाहे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, बट उनको रखने की आदत है कि कभी काम ना आ जाए, है ना। तो ये उस हैबिट से कनेक्टेड है ये पैराग्राफ। तो इफ एवरी क्रेविस मीन्स एवरी कॉर्नर, ओके, आपके घर का अगर सामान से मतलब भरा हुआ है सामान, और ऐसा सामान जो आपने 5 सालों से कभी यूज ही नहीं किया, आपकी यूटिलिटी का है ही नहीं है वो, ओके, तो ये सेफ होगा ये कहना कि आप होर्डर है। ओके, ये पैराग्राफ है और ये कह रहा है कि ये जो थॉट होता है ना कि पार्टिंग विद पोजेशंस, कि आप जो चीज पोजेस कर रहे हो उसको किसी को दे दो, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है आपको एक होर्डिंग डिसऑर्डर है। ओके, कि पार्टिंग विद पोजेशंस यू नो लॉन्गर नीड क्रिएट्स स्ट्रेस, कि अगर आपको उन चीजों को देने में प्रॉब्लम होती है तो आपको होर्डिंग डिसऑर्डर है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, बहुत इंडियंस ऐसे हैं जिनको ये हैबिट है।
अ हैबिट प्रोबेबली ट्रिगर्ड बाय जनरेशंस। और ये क्या होता है कि हमें, जैसे हमने अपने घर में देखा होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं, दे आर सो अटैच्ड टू सम थिंग्स कि नहीं ये मैंने रखना है घर में, चाहे उसका काम नहीं है, बट वो एज अ मेमोरी चीज़ों को रखते हैं कि हाँ ये मेरे मम्मी का है, ये मेरी दादी का है, ये मेरे पापा का है। सो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट हैबिट इन द पैराग्राफ। तो आगे वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू। अभी आपको नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसको सही मानते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा है जो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट मेड इन द अबव पैसेज। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कलेक्टर्स टिपिकली एक्वायर पोजेशंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड। कलेक्टर्स जो है वो टिपिकली एक्वायर करते हैं पोजेशंस को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और टारगेटेड फैशन से, जबकि जो होर्डर्स है वो एक्वायर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इम्पल्सिवली, बस इम्पल्सिव हो जाते हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए, ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, विथ लिटिल एक्टिव प्लानिंग। ओके, तो ये क्या इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे एज सच हमारे पैराग्राफ में ना कलेक्टर्स और होर्डर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, ज्यादा बात होर्डर्स की ही हो रही है, तो इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि अ टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जो है उनका एक रूम होता है, प्रॉपर एक रूम उन्होंने रखा होता है एक्स्ट्रा, जहाँ पे वो ऐसी चीजों को रखते हैं, ठीक है, हिडन बाय जनरेशंस ऑफ फैमिली मेंबर। ओके, अपनी पुरानी जनरेशंस का सामान जो है वो एक साथ इकट्ठा करके एक कमरा उन्होंने स्पेशली रखा होता है वो सामान रखने के लिए, जिसको हम स्टोर रूम भी कई बार बोल देते हैं। एंड थर्ड में उसने आपको बोला है कि मोस्ट इंडियंस आर कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट सर्वाइवल। बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको लगातार स्ट्रेस रहता है सर्वाइवल का, कि हमें जो है ये चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, या कल को हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें बहुत महंगी लेनी पड़ेगी, और फ्यूचर में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कभी, इस चक्कर में सामान संभाल के रखते हैं। तो चलिए अब देखो आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट है नीचे ऑप्शंस वाला जो इस पैराग्राफ को स्ट्रेंथन कर रहा है। ओके, इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है इस पैराग्राफ को? तो बच्चे सेकंड और थर्ड आपका वैलिड है। इसका आंसर जो होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 2 and 3 जो है वो पैराग्राफ को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सेकंड में जो उसने बोला कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है वो रूम रखती है, तो ये फैक्ट जो है इसको सपोर्ट कर रहा है इस पैराग्राफ में बोली हुई बात को। और थर्ड में जो उसने इंडियंस की एक नेचर की बात करी है, ये भी इस पैराग्राफ को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। बट फर्स्ट में कलेक्टर्स की बात हो रही है, तो कलेक्टर्स का कोई मेंशन नहीं है हमारे पैराग्राफ में। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब बच्चे ये एक पैराग्राफ पहले आपको दिया गया है, उसने बोला कि मलेशिया हैज सेट अप अ ट्रस्ट फंड। मलेशिया की बात हो रही है स्टेटमेंट में कि मलेशिया ने एक ट्रस्ट फंड जो है वो सेटअप किया है फॉर द पब्लिक टू डोनेट मनी इन ऑर्डर टू हेल्प द गवर्नमेंट रीपे एंड टू रीपे द कंट्रीज डेट। ओके, मलेशिया ने एक ट्रस्ट फंड सेटअप किया है फॉर द पब्लिक टू डोनेट मनी, कि लोग जो है उस फंड में पैसे डालेंगे, डोनेट करेंगे पैसे, क्यों? गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए। किस लिए हेल्प करने के लिए? ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश का जो उधार है, गवर्नमेंट का जो डेट गवर्नमेंट ने ले रखा है, या जो लोन उस गवर्नमेंट के ऊपर है उस कंट्री का, तो वो लोन उतार सके, रीपे कर सके। मलेशिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि फंड वुड बी कॉल्ड मलेशिया होप फंड। ओके, एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस मस्ट बी मेड इन कैश। उसमें उन्होंने बोला कि इसका हमने नाम रखा है मलेशिया होप फंड, और जो आप डोनेट करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे वो कैश में होना चाहिए। ओके, विल दिस हेल्प टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? क्या ये स्टेप जो है या क्या ये एक्शन जो है आपकी मदद करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको ऑब्टेन करने में? तो पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस। रीजन क्या दे रहा है कि मलेशिया का नेशनल डेट जो है वो कितना है, अमाउंट्स टू $250.8 बिलियन, विच इज 80% ऑफ इट्स जीडीपी। ओके, जो कि 80% है जीडीपी का। तो देखो
जो फैक्ट है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचा करो हमें क्या पता, आर्ग्यूमेंट में तो वैसे ही नहीं पता। अब जब कोर्ट केस चल रहा है, जज बैठा है, वकील बैठा है, वहां पे फैक्ट्स जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, हम उनकी सिर्फ रिलेटेडनेस चेक करते हैं कि आर दे रिलेटेड विद द केस। बट वो फैक्ट्स जो हैं वो एक नई चीज है जिसके बारे में कोई भी अवेयर नहीं होता कि कब कौन सा फैक्ट वहां पे रखा जाए। ओके, सो हमें बेसिकली रिलेटेडनेस को चेक करना होता है। तो फर्स्ट में कह रहे हैं मलेशिया का नेशनल डेट जो है वो इतना है एंड विच इज 80% ऑफ इट्स जीडीपी। तो मतलब हमें ये जो फैक्ट दिया जा रहा है ये इस बात को डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है कि आपके यहाँ पे जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। सो फर्स्ट वैलिड इनफ। सेकंड, नो, मलेशिया का जो डेट है वो इतना है विच इज 8% ऑफ इट्स नेशनल जीडीपी। सो बच्चे यहाँ पे अगर नेशनल जीडीपी का सिर्फ 8% है ना, तो वो कह रहा है कि इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो आपसे पूछ रहा है कि विल दिस हेल्प टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो कह रहा है नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। व्हाई? क्योंकि मलेशिया का डेट जो है वो सिर्फ 8% है नेशनल जीडीपी का। ओके, सो अब बात अगर हम देखें, ये वाली बात जो है ये गलत है, जस्टिफिकेशन जो है वो गलत है। क्योंकि अगर 250.8 बिलियन, यहाँ पे भी 250.8 बिलियन बोल रहा है और यहाँ पे भी 250.8 बिलियन बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है विच इज 80% ऑफ इट्स जीडीपी और ये कह रहा है विच इज 8% ऑफ इट्स नेशनल जीडीपी। ओके, तो ये देखो ये नेशनल जीडीपी का बोल रहा है। ओके, सो इसीलिए ये आपका सेकंड वाला गलत होगा। थर्ड में कह रहा है यस, हाँ ये आपकी हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करने में। रीजन क्या दे रहे हैं? 80% ऑफ मलेशियाज जीडीपी अमाउंट्स टू अ डेट अमाउंट ऑफ अबाउट $250.8 बिलियन। सो अगेन दिस इज ट्रू, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बात ही बोली गई है फर्स्ट और थर्ड में। और इसीलिए हमारा जो वैलिड आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें कि उसने बोला कि 1 and 3 आर स्ट्रॉन्ग, राइट। सो आई होप आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे पहले देखो, पहले भी हमने आर्ग्यूमेंट जब किया था तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। अब आज जो हम कर रहे हैं ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा अबाउट द होल सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट, shall we introduce state financing of elections in India? Shall we introduce state financing of elections in India? State financing of elections का मतलब क्या है? देखिए, जहां पे गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी इलेक्शंस को, उससे क्या होता है, देखो स्टेट फाइनेंसिंग अगर होगी तो बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी इलेक्शंस को तो उससे क्या होता है, काफी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई अनड्यू एडवांटेज कोई भी पार्टी नहीं उठाएगी, है ना। अदरवाइज जो है वो प्राइवेट मनी से जो है पूरे इलेक्शन सिनेरियो को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो अब इसके ऊपर पहला कह रहा है यस, इट विल एलिमिनेट द रोल ऑफ मनी पावर विच मैनी कैंडिडेट्स यूज टू विन इलेक्शन। सेकेंड कह रहा है नो, पीपल माइट यूज दिस मनी इन डिफरेंट इलीगल बिजनेस। तो चलिए देखिए कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज ईदर 1 और 2। देखो अब यहाँ पे आपको उसने जो बोला कि क्या हमें स्टेट फाइनेंसिंग करनी चाहिए, इसने यस के लिए रीजन क्या दिया। अब हमें ये नहीं देखना कि हमारे हिसाब से इसका आंसर यस है कि नो है, हमें देखना है कि क्या यस की जस्टिफिकेशन जो है वो हमें यस के लिए कन्विंस कर रही है कि नहीं कर रही है, या नो की जो जस्टिफिकेशन है क्या वो हमें नो के लिए कन्विंस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए, इट विल एलिमिनेट द रोल ऑफ मनी पावर विच मैनी कैंडिडेट्स यूज टू विन इलेक्शन। सेकेंड में कह रहा है कि नो, पीपल माइट यूज दिस मनी इन डिफरेंट इलीगल बिजनेसेस। ओके, तो अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में उसने जो बोला कि ऐसे करने से जो मनी पावर का रोल होता है, कि जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, है ना, वो डोमिनेट करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को, तो बात तो सही है ना। इसीलिए हमें ये स्टेट फाइनेंसिंग जो है वो लानी चाहिए ताकि ये वाली चीज एलिमिनेट हो सके। ट्रू। सेकंड में कह रहे हैं नहीं, अब अगर गवर्नमेंट पैसे देगी इलेक्शन के कैंपेनिंग वगैरह के लिए तो वो पैसे
का इलीगल यूज भी हो सकता है, बात तो सही है, पैसे का मिसयूज भी हो सकता है, तो बातें दोनों सही है। तो या तो उस पैसे से आपको फायदा होगा या उस पैसे का मिसयूज होगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ईदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग। सो बेसिकली हमें आर्ग्यूमेंट में ना पैराग्राफ या स्टेटमेंट से उस फैक्ट की रिलेटेडनेस देखनी पड़ती है कि क्या वो रिलेट हो रहा है लॉजिकली विद द गिवन स्टेटमेंट और द पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट में उसने आपको क्या बोला है कि शुड एनिमल्स बी किल्ड इन द नेम ऑफ द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। ये जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या उनमें हमें एनिमल्स को मार देना चाहिए? इज इट एक्सेप्टेबल? जैसे कि रैट्स के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, है ना, रैट्स के ऊपर, मंकीज के ऊपर, तो और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। तो इसके ऊपर बात हो रही है, पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस, रीजन दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस। देखो बहुत ऐसे तो ह्यूमंस भी बहुत सारे हैं, उन पे भी करो एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ये लॉजिकल नहीं है, ये डिजायरेबल नहीं है आर्ग्यूमेंट। तो उसने बोला दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस, सो दिस फैक्ट इज नॉट रिलेटेड, इट इज नॉट डिफाइनिंग द मोटिव कि आप इस चक्कर में एनिमल्स को मार दो, इट इज नॉट रिलेटेड विद द गिवन स्टेटमेंट। सो फर्स्ट वन इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकंड क्या कह रहा है कि नो, ऐसा ये जो एनिमल्स को मारा जाता है ये नहीं होना चाहिए। रीजन क्या दे रहा है कि वी हैव टू सपोर्ट नॉन वायलेंस ऑन एवरी स्टेप इन आवर लाइव्स। देखिए नो बहुत स्ट्रांग था, नो डाउट ये नो बहुत स्ट्रांग था। मतलब अगर हमारे ओपिनियन में पूछा जाए कि इसका आंसर यस है कि नो है, तो हम शायद इसमें नो ही बोले। बट द रीजन अबाउट नो, द एक्सप्लेनेशन या द रीजन या फैक्ट बिहाइंड नो, वो भी तो वैलिड होना चाहिए ना। तो उसने नो का रीजन क्या दिया, उसने नो की जस्टिफिकेशन क्या दी कि हमें नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना है हर स्टेप ऑफ आवर लाइव्स। तो बच्चे ये बात तो गलत है। अब कई बार आपको नॉन वायलेंस करनी पड़ेगी जहाँ पे आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। अब आर्मी जो है ना, आर्मी लोग जो है वो भी तो बॉर्डर में आपको बचाने के लिए अटैक करते हैं एनिमी लैंड्स पे, है ना। तो मतलब आप यहाँ पे जो रीजन दिया जा रहा है इट इज नॉट रिलेटेड विद द स्टेटमेंट, ये फैक्ट ही गलत है। रिलेटेडनेस तो बाद में आएगी ना, ये फैक्ट ही गलत है कि हम जो है अपनी लाइफ में हर चीज में नॉन वायलेंस को सपोर्ट करें। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एट टाइम सेल्फ डिफेंस में हो जाता है, करना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग लड़ो, आई एम सेइंग जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, समटाइम्स यू हैव टू सपोर्ट। ओके, तो सेकंड वाला जो है इसी वजह से गलत है। ओके, तो ये रीजन जस्टिफाइड नहीं है कि आप इस चीज को ना करो। कोई बेटर रीजन देता तो हम उसको सही भी करते। नो बहुत स्ट्रांग था बट जस्टिफिकेशन स्ट्रांग नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2 इज स्ट्रांग। सो आई होप यू आर गेटिंग आर्ग्यूमेंट में क्या होता है ना। तो आज थोड़े से मैं स्टेटमेंट वाले भी ला रही हूँ ताकि आपको याद आता रहे आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या किया था और कैसे किया था। बाकी बस अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब ये नेक्स्ट आपका पैसेज वाला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे उसने आपको क्या बोला पैसेज में, यूथ जो है इंडिया का वो लैक करता है द वर्च्यू ऑफ पेशेंस नाउअडेज। आजकल जो यूथ है ना उनके अंदर पेशेंस बहुत कम है, ये उसने बोला। दे बिहेव रेकलेसली, बहुत ही अग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ठीक है। क्रिएट अ फस फॉर द मोस्ट ट्राइवियल ऑफ थिंग्स, बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, ठीक है। एंड बिहेव अनप्रोफेशनली in most of the situations. What is more shocking is that the vast majority of them are graduates. It is not that they are not properly educated, they are graduates and still they are behaving such. Okay, so ये passage है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो educational institutions है are they responsible for this? Are they responsible for this? तो एक बार चेक करिए जरा इसके arguments। हाँ जी,
चलिए बच्चे जल्दी से इसके आर्ग्यूमेंट्स एक बार सिलेक्ट कर चेक कर लीजिए। 3 आर्ग्यूमेंट्स है, देखिए इनमें से कौन से वाला वैलिड होगा आप सबके हिसाब से। हाँ जी, तो फर्स्ट उसने बोला है कि हाँ जी इसका आंसर यस है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। रीजन क्या दे रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंप्लीटली लैक करते हैं डिसिप्लिन लैक करते हैं। सेकंड में कह रहे हैं यस दे डू नॉट टीच पेशेंस एंड प्रोफेशनलिज्म टू स्टूडेंट्स एंड फोकस मेनली ऑन टीचिंग एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। वो कह रहा है कि ये पेशेंस नहीं पढ़ाते हैं इनको, दे डू नॉट टीच पेशेंस एंड प्रोफेशनलिज्म टू स्टूडेंट्स एंड फोकस मेनली ऑन टीचिंग एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। थर्ड कह रहा है नो मॉरल साइंस इज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो बच्चे फर्स्ट में जो क्या कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंप्लीटली दे लैक डिसिप्लिन, तो ये तो देखो गलत है ना कि आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल, तो वो कह रहा है हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम नलिफाई कर दे कि है ही नहीं है ना, ये नेगेटिव अप्रोच है। दूसरा कह रहा है यस रीजन वो पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाते एंड दैट इज ट्रू। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म नहीं सिखाते हैं, वो तो एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाते हैं, दे टीच यू एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स। सो सेकंड वन इज वैलिड। थर्ड कह रहे हैं नो मॉरल साइंस इज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉरल साइंस जो है दैट इज द पार्ट, मॉरल साइंस जो है वो पार्ट है आपके स्कूल करिकुलम का। तो बच्चे मॉरल साइंस जो है अगर पार्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे हैं वो इस तरह से बिहेव करें, है ना। मॉरल साइंस अगर वो पार्ट है, अगर आपके स्कूल उसमें इवन आफ्टर दैट बच्चे इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, सो ये सब्जेक्ट से आप नहीं समझा सकते, ये आप जो है उनको बातों से उनको मतलब एक तरह से मैं बोलूँगी कि एक सिचुएशन में डाल के उनको एक बिहेवियर कंट्रोल करके इस तरीके से आप ये चीज़ें सिखा सकते हैं, नॉट थ्रू सब्जेक्ट्स और टेक्स्ट बुक्स। क्योंकि ये तो उसने सब्जेक्ट बोल दिया ना कि मॉरल साइंस इज पार्ट, सो इट इज जस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। वो पढ़ लेंगे, नंबर भी आ जाएंगे, बट वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो मैटर करता है ना, बिकॉज इट इज नॉट व्हाट दे आर फॉलोइंग। ओके, सो थर्ड वाला भी गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा ओनली सेकेंड फॉलोज, कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंड वाला ट्रू है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये पढ़िए जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे पैसेज है, प्रेसिडेंट पुतिन सेड ऑन ट्यूसडे कि रशिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी है, हैड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट रेगुलेटरी अप्रूवल टू अ कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, आफ्टर लेस देन 2 months ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग। वो कह रहा है कि ये पहली कंट्री बनी है, जो आपकी रशिया है वो सबसे पहली कंट्री बनी है जिसने अप्रूवल दे दिया, रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया एक कोविड-19 वैक्सीन को। ओके, आफ्टर लेस देन 2 months ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग। 2 महीने का जो ह्यूमन टेस्टिंग का पीरियड था, ठीक है, उससे कम ड्यूरेशन में ही उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अ मूव मॉस्को लाइकन टू इट्स सक्सेस इन द कोल्ड वॉर एरा स्पेस रेस। The vaccine to be called Sputnik 5 in homage to the world's first satellite launched by the Soviet Union has however not yet completed its final trials। कि अप्रूवल दे दिया पर उसके भी फाइनल ट्रायल्स जो है वो होने थे। कोई भी मेडिसिन मतलब आपकी जब आप मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है उससे पहले बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। बट इन्होंने तो बहुत ही जल्दी जो है अप्रूवल दे दिया, जबकि उनकी फाइनल ट्रायल्स अभी पड़े थे। मॉस्को का डिसीजन टू ग्रांट अप्रूवल बिफोर देन हैज रेज्ड कंसर्न्स अमंग सम एक्सपर्ट्स। तो ये बहुत कंसर्न की बात है। ओनली अबाउट 10% ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स आर सक्सेसफुल। Okay, and some scientists fear Moscow may be putting national prestige before safety. Okay,
तो अब यहाँ पे आप जो है सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और आप सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो कि सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाई है, तो नेशनल प्रेस्टीज इशू आपने बना लिया है और आप जो है इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। तो पैसेज में ये बात हो रही है। तो आगे उसने बोला कि शुड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेप अप, क्या उसको आना चाहिए और इस वैक्सीन को बैन कर देना चाहिए। तो चलिए, पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस। रीजन क्या दे रहा है कि कोविड वैक्सीन जो है वो स्पेस वॉर लाइक रेस के लिए एक आइटम नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये आपका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज गिवन फ्रॉम द पैराग्राफ। ये तो पैराग्राफ वाली बात हो गई है, ये एक ओपिनियन है। Argument is something where you justify, you're presenting some fact. So it is not a presentation of any fact, it is just the expression of your opinion. Okay, तो first वाला गलत है। Second कह रहा है yes, ensuring good health of the world populace is the duty of WHO. Okay, good health ensure करना उनकी ड्यूटी है। Okay, तो अब यहाँ पे हाँ उनकी ड्यूटी है। Again, this is one of the opinion, not the fact. थर्ड में कह रहा है कि नो, इंस्टेड WHO मस्ट कॉशन द वर्ल्ड अगेंस्ट द यूजेज ऑफ वैक्सीन्स। ओके, तो ये जो जस्टिफिकेशन है, एक्चुअली जस्टिफिकेशन, अब आप कहोगे कि ऐसे तो हम हर ओपिनियन को गलत कर देंगे, हम हर ओपिनियन को गलत नहीं कर रहे हैं, बट हम उसी ओपिनियन को या उसी जस्टिफिकेशन को वैलिड मानेंगे जो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है पैसेज को। अब ये वाली बात तो पैसेज से ही उठाई है कि ये नहीं कर सकते, बस पैसेज में एक बात बोली हुई थी तो ये कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, तो ये जस्टिफाई तो नहीं कर रहा ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंश्योरिंग गुड हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज द ड्यूटी ऑफ द WHO। ओके, तो ये जो है उसकी ड्यूटी है, ये भी सबको पता है, ये सब समझते हैं। तो थर्ड कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बैन जो है उसका ना करे, उसकी बजाय WHO एक काम कर सकता है, मस्ट कॉशन द वर्ल्ड अगेंस्ट द यूजेज ऑफ वैक्सीन्स दैट हैव नॉट कंप्लीटेड फाइनल ट्रायल्स। दैट इज स्ट्रॉन्ग कि अब इसको बैन करेगा, फिर कोई और ऐसा करेगा, उसको बैन करेगा, तो इसीलिए इससे बेटर है कि आप वर्ल्ड को कॉशियस करिए, है ना, पूरी दुनिया को कॉशियस करिए कि आप जो भी वैक्सीन लगवाने जाएंगे, मेक श्योर कि उसके सारे ट्रायल्स हो गए हैं एंड वो आपके लिए सेफ है। ओके, सो ये जो थर्ड ऑप्शन है या थर्ड पॉइंट है, दैट इज द बेस्ट वन, ये आपका वैलिड है। ओके, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि थर्ड वाला आपका वैलिड है, तो आंसर इसका होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज ओनली थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग। राइट, चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ये वाला ट्राई करिए, अब थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके पास। हाँ जी, करिए इसको ट्राई। देखिए यहाँ पे आपको ड्रग कल्टीवेशन के ऊपर बात हो रही है, तो देखो पढ़ो इसको। हाँ जी, उसने आपको बोला कि बीग अ कंट्री, आप एक कंट्री है जहां पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, काफी सारे लिसिट एंड इलिसिट ड्रग्स है, मतलब आपके लीगल और इलीगल बहुत सारे ड्रग्स जो है वो यहाँ बनते हैं, और ट्रांजिट रूट भी है एज वेल एज अ कंज्यूमर मार्केट भी है। इंडिया की जो ड्रग पॉलिसी डिलेमास स्पैन डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल। ओके, द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट लॉज, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज लगाए हैं टू प्रोसिक्यूट द डीलर्स इन एन एफर्ट टू कर्ब ड्रग एब्यूज। However, such an initiative is unlikely to be effective. Okay, इसका इफेक्टिव होने के चांसेस कम लग रहे हैं। Prosecuting dealers will lead to a shortage of drugs, है ना। अगर आप जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं डीलर्स को, उससे होगा क्या, आपका अपना प्रोसेस तो चलता रहेगा बट ड्रग्स की तो शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो उसके बाद उसने बोला एट द सेम टाइम बिकॉज नो एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू कर्ब डिमांड, ड्रग्स विल बी सोल्ड एट प्रीमियम। बल्कि उससे क्या होगा कि जब शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर आपका जो वो ड्रग्स वगैरह है वो महंगे बेचेंगे, है ना। अट्रैक्टिंग मोर पीपल टू द वेरी रेम्यूनरेटिव जॉब ऑफ ड्रग डीलिंग, उससे ड्रग डीलिंग का काम हो जाएगा, ड्रग्स महंगे हो जाएंगे तो ड्रग डीलिंग का काम शुरू हो जाएगा। Therefore, to effectively reduce drug abuse, the government will have to prosecute
ड्रग यूजर्स एंड नॉट डीलर्स। आपको वो यहाँ पे पैराग्राफ में बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारी ये कंट्री जो है, इस दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक लीगल होते हैं और एक इलीगल होते हैं, है ना। अब जो लीगल ड्रग्स है, लीगल ड्रग्स तो चलो आपको यूज करने हैं, बट जो इलीगल ड्रग्स है ना, उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ लगाए हैं कि वो जो डील करते हैं ना, डीलर्स, जो ड्रग्स जो है वो डील मतलब ट्रांसफर का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ड्रग एब्यूज जो है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको हैंडल, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो डीलर्स को प्रोसिक्यूट करेंगे, बट वो कह रहे हैं कि उससे फायदा तो कुछ नहीं है। उससे क्या होगा, ड्रग्स महंगे हो जाएंगे। अगर आप डीलर्स को प्रोसिक्यूट करोगे वो और महंगे हो जाएंगे, और बाकी डीलर्स जो भी फ्री हैं वो और महंगे बेचेंगे, उनका प्रॉफिट होगा खूब सारा, है ना। तो आपको फायदा उससे नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है कि आप ड्रग यूजर्स को प्रोसिक्यूट करिए इंस्टेड ऑफ ड्रग डीलर्स। ओके, तो अब उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, राइट। Whether efforts have been successfully taken in any country to regulate drug users, whether the payoff from selling drugs outweighs the severity of the punishment, whether drugs will continue to be sold at a premium when there are dealers in the market again, whether the majority of the users will be willing to pay a premium to continue to use the drugs, or only 1 and 2। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ओके, आपको इस आर्ग्यूमेंट, ये पैराग्राफ में अगर आप देखो तो वेदर द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स विल बी विलिंग टू पे अ प्रीमियम टू कंटिन्यू टू यूज द ड्रग्स, हमें ये चीज चेक करनी है। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी अगर हमें इवैल्यूएट करनी है तो हमें ये जानना होगा जो यूजर्स हैं, ड्रग यूजर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग यूजर्स जो है, क्या वो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए तैयार है टू कंटिन्यू यूजिंग द ड्रग्स। और ये हम जानेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नोबेल प्राइजेस के ऊपर आ गया है आपका अगला सवाल। नोबेल प्राइजेस आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स and they generate significant public interest worldwide. Among them the peace prize stands out tall। ठीक है, नोबेल प्राइजेस जो है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है हमारी इस दुनिया में, और इनमें से जो आपका ये पीस प्राइज है वो सबसे ऊपर है। ओके, फॉर स्पेकुलेशंस एंड कंट्रोवर्सीज, फॉर जुबिलेशन एंड हार्टब्रेक्स एंड डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म्स। ओके, the announcement of a Nobel Peace Laureate is often followed by waves of disapproval and disputes. Closer scrutiny shows merit in such criticisms. Has the Nobel Committee been influenced by politics, populism, or prejudice, played a role in some of their decisions? Is the Nobel Peace Prize relevant? देखिए, वो कह रहा है कि नोबेल प्राइजेस जो होते हैं उनमें सबसे ऊपर है नोबेल पीस प्राइज, और जो नोबेल पीस प्राइज है उसके ऊपर थोड़ी डिबेट हो रही है कि क्या ये होना चाहिए, और कुछ आपको थोड़े से ओपिनियंस पैराग्राफ में दिए गए हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रेलेवेंट है। पहला कह रहा है यस, पीपल रिसीविंग इट बिकम सेलिब्रिटीज ओवरनाइट, कि जिन लोगों को मिलता है वो रातों रात ही सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। सेकंड कह रहा है यस, ये मोटिवेट करता है लोगों को कि वो परफॉर्म करे एक्सेप्शनल वर्क इन एस्टेब्लिशिंग ब्रदरहुड अमंग नेशंस एंड प्रमोशन ऑफ पीस। देखो, पीस, नोबेल पीस प्राइज बेसिकली क्या होता है कि आपकी कंट्री में पीस प्रमोट करने के लिए जो लोग एफर्ट्स करते हैं, वो एफर्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, बट जो एफर्ट्स वो करते हैं तो उन एफर्ट्स को रिवॉर्ड किया जाता है थ्रू नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, सो यस, इट मोटिवेट्स पीपल टू परफॉर्म। थर्ड कह रहे हैं नो, अनलाइक द नोबेल अवार्ड्स इन अदर डोमेन्स where the criteria is defined in specific terms, but here a lot is left to interpretation which results in controversies। हाँ जी, तो कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। देखो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब दिस रीजन इज नॉट वैलिड
कि हाँ फेमस हो जाते हैं दे दो, सो ये रीजन वैलिड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली गलत है। सेकंड सही है कि इससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि वो भी काम करे ताकि उनको भी हो सकता है फ्यूचर में कभी नोबेल पीस प्राइज मिले। और थर्ड कह रहे हैं कि नोबेल अवार्ड्स जो है वहां पे क्राइटेरिया जो है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है ना, प्रॉपरली पता नहीं है, जिससे कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तो ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों जस्टिफिकेशंस जो है ये डायरेक्टली पैराग्राफ के फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैटरनिटी लीव के ऊपर है। सो आई होप आप लोग अवेयर भी होंगे, इन 2017 में इंडिया ने पास किया था मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल दैट इंक्रीज्ड द राइट टू पेड मैटरनिटी लीव। ओके, यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया था क्या? ड्यूरेशन, कि पहले वर्किंग वुमेन जो थी उनको 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती थी और इन्होंने 2017 में इसको बढ़ाकर 26 वीक्स कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे तो थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में ये थर्ड हाईएस्ट है। Yet there is a catch. The law is applicable only to those who work in a company with at least 10 employees. एक और चीज है कि ये वहीं पे एप्लीकेबल है जहां पे कम से कम 10 लोग काम करते हैं, एटलीस्ट 10 एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इनमें से अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीकन द नीड फॉर लॉन्ग मैटरनिटी लीव। अब आपको इनको पढ़ना है और ये जानना है कि इनमें से कौन है जो इसके ऑपोजिट है, कौन सा फैक्ट या कौन सी जस्टिफिकेशन है जो इसके ऑपोजिट है, तभी वो वीक करेगा ना पैराग्राफ को। तो फर्स्ट में कह रहा है कि मैटरनिटी लीव्स हेल्प करता है न्यू मदर्स को कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करे। सो ये तो फेवर में ही है, पैराग्राफ में तो इंक्रीज ही हो रही है ना। सेकंड में कह रहा है कि मैटरनिटी लीव्स जो है वो एक बर्डन होता है फॉर द स्मॉल या मीडियम स्केल्ड कंपनीज पे, छोटी कंपनीज पे एक बर्डन हो जाता है, जहाँ पे देखो कुछ इस तरह की कंपनीज होती है जहाँ पे बहुत सारी फीमेल वर्क करती हैं, और ऐसी कंपनीज जो इतनी लार्ज स्केल भी नहीं है और जिनके वहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज भी बहुत है, तो उनको एक बर्डन होता है, क्योंकि आप जो है उनको लीव दे रहे हो, मतलब सैलरी यू आर पेइंग बट यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्टिविटी, आप काम नहीं कर रही हैं वो, बट दे आर गेटिंग मनी। ओके, सो वो एक तरह से बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर। तो बच्चे ये पॉइंट जो है ना ये वीक कर रहा है पैराग्राफ को, क्योंकि उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीकन द पैराग्राफ, तो सेकंड वैलिड है। थर्ड में क्या कह रहा है? मैटरनिटी लीव्स हेल्प वुमेन फील लेस स्ट्रेस्ड अबाउट फाइनेंसेस। तो देखो ये तो फेवर में ही है, मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो वीक वाला कौन सा है? सेकंड वाला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ओनली 2। सो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो फैक्ट बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है आपके गिवन पैसेज को, और वीक आर्ग्यूमेंट होता है जो आपके पैसेज वाली बात के ऑपोजिट जा रहा हो, है ना, फेवर ना कर रहा हो। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सेकंड वाला आपका आंसर बन गया, थर्ड ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आपको वो क्या बोल रहा है कि इन रीसेंट ईयर्स, अभी रिसेंटली उसने बोला क्या हो रहा है कि जो रिमोट वर्किंग है हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो रिमोट वर्किंग है उसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, ओके, ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी and changing workforce expectations. Okay, many companies report increased employee satisfaction and productivity when remote work is offered. Proponents argue that remote work allows for better work-life balance and reduced commuting time, which can lead to increased efficiency. However, critics claim that lack of direct supervision can lead to reduced accountability and collaboration. Still, firms that have embraced hybrid or fully remote models often cite reduced overhead cost and access to a broader talent pool as major benefits. Basically work from home की बात हो रही है कि ये जो work from home का आजकल ट्रेंड चल रहा है जिसको हम remote working बोलते हैं, तो इस ट्रेंड की वो बात कर रहा है कि इस ट्रेंड में बेसिकली हो क्या रहा है
कि फायदा भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है, उनका वर्क एंड लाइफ दोनों का बैलेंस प्रॉपर होता है। अदरवाइज अगर वो ऑफिस जाते थे, 1.5 घंटा उनको ट्रैवलिंग में लगता था, है ना, 1.5 घंटा ट्रैवल करके वो जा रहे हैं और ट्रैवलिंग में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, है ना, और उसके बाद वहां पे वो जा रहे हैं, वहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, है ना, पॉलिटिक्स का भी पार्ट हो जाते हो वहां पे। आपका जो है वहां पे ये भी है कि आप लोग जो है फ्रेंड सर्कल होता है बहुत वहां पे आपका, तो डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाती हैं एट टाइम्स। तो एफिशिएंसी एज कंपेयर टू ऑफिस जाने से ज़्यादा घर पे काम करने से होती है। उससे एक तो आपका आने जाने का टाइम बचता है, 3-4 घंटे तो ऐसे ही बच गए, टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची, क्योंकि वो ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट करती है, एनर्जी बची जिससे एफिशिएंसी बढ़ी, है ना। अच्छा, एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आ रहा तो उससे ऑफिस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो रहा है, आपको जो फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है वो आपको देने की अब जरूरत नहीं है, है ना। तो बोथ एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट्स होते हैं, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या है, दोनों के एस्पेक्ट से देखते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के एस्पेक्ट से क्या है, देखो अगर बंदा आपके सामने काम कर रहा है, अब फटाफट जाके फटाफट बात करके निपटा दोगे, डिस्कशन अच्छी होगी, हेल्दी होगी, यानी अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आप कॉल कर रहे हो, वो पिक नहीं कर रहा, वो आपको कॉल कर रहा है, आप नहीं पिक कर रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन हो वो ऑफलाइन है ना, ऐसी इश्यूज आते हैं जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन डिले हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है ना, और आप जो है समझ नहीं पाते हैं कि बंदा घर से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपकी सुपरविजन में नहीं है वो। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, तो बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी है। तो यही बात उसने बोली है, तो वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would more strengthen the argument in favor of remote work। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो फेवर में होगा रिमोट वर्क के, पहले ही देख लो, इन फेवर ऑफ द पैराग्राफ नहीं कह रहा, इन फेवर ऑफ रिमोट वर्क कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो उसने दोनों ही बातें करी ना। लास्ट में उसने क्या बोला, स्टिल फर्म्स दैट हैव एम्ब्रेस्ड हिब्रिड और फुली रिमोट मॉडल्स, ओके, ऑफन साइट रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट, वही जो बात मैं आपसे कर रही थी। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि एम्प्लॉयज जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो आइसोलेटेड फील करते हैं, ठीक है, तो ये फेवर में तो नहीं है रिमोट वर्क के, ये तो फिर ऑपोजिट ही चला गया, ये तो गलत होएगा ए वाला। सेकंड कह रहे हैं अ स्टडी शोज रिमोट वर्कर्स कंप्लीट टास्क फास्टर एंड टेक फ्यूअर सिक लीव्स। हाँ जी, ये फेवर में है कि वो जल्दी काम करते हैं, एफिशिएंसी अच्छी होती है और छुट्टी कम लेते हैं, कि वो अगर बीमार भी है तो उनको होता है घर से ही काम करना है तो हम कर लेंगे बीमार होते हुए भी, बट अगर ऑफिस जाना है उनको लगता है कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो वो छुट्टी ले लेते हैं, है ना। तो ये सेकंड वाला काफी सपोर्ट कर रहा है। थर्ड में रिमोट वर्कर्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ट्रू, ठीक है, बट ये ना कहीं थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ रिमोट वर्क। इन ऑफिस एम्प्लॉयज बॉन्ड मोर इजीली विद कलीग्स, देखिए बॉन्ड्स मैटर नहीं करते इतने, सम जॉब्स रिक्वायर फेस टू फेस इंटरैक्शंस। तो चलिए आंसर आपके सामने है, देखिए बी ऑप्शन, वही जो चीज मैंने आपको बोली है, राइट, सम जॉब्स रिक्वायर फेस टू फेस इंटरैक्शंस, ये तो वैसे ही उसके स्ट्रॉन्ग मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है रिमोट वर्क के। तो इनमें से जो बेस्ट है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है इस पैराग्राफ को, ओके, कि ये बेनिफिट एक बहुत बड़ा बेनिफिट बता रहा है वर्क फ्रॉम होम का, और तभी हम कहेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये फेवर में है ऑफ रिमोट वर्क, ओके। सो आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि इफ रिमोट वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट एंड हेल्दियर, it directly supports the idea that remote work improves productivity, strengthening the argument in favor। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, next passage, obesity has been rising। obesity means मोटापा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है अक्रॉस अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फास्ट फूड होता है ना, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सारा टाइम कंप्यूटर के सामने लगे रहते हैं, एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स, अच्छे से डाइट नहीं करते, काम वगैरह में इतने एग्जॉस्टेड रहते हैं कि अच्छे से खाना नहीं खाते, अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जो प्राइमरी कॉजेज है।
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है उनका मानना है कि रेगुलेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑफ अनहेल्दी फूड्स, जो अनहेल्दी फूड्स है उनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना उसको थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं, ठीक है, स्पेशली टू चिल्ड्रन। उससे आपको मदद मिलेगी कि जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डील कर सको इस प्रॉब्लम के साथ। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सम सजेस्ट इम्पोजिंग अ जंक फूड टैक्स टू डिस्करेज कंजम्पशन सिमिलर टू टैक्सेस ऑन टोबैको और अल्कोहल, जैसे कि टोबैको और अल्कोहल पे टैक्स लगता है ताकि वो महंगा हो जाए और लोग जो है सोचे खर्चा और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना पिए, है ना। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि एक जंक फूड टैक्स भी लगना चाहिए ताकि ये चीज़ें अफोर्डेबिलिटी के थोड़ा बाहर हो और लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ ना करें, ओकेजनली यूज़ करें, ठीक है, या ओकेजनली कंज्यूम करें। हाउएवर फूड कंपनीज जो है वो कहती है कि टैक्सेशन जो है वुड अनफेयरली अफेक्ट लोअर इनकम ग्रुप्स जो इस सस्ते फूड ऑप्शन पे रिलाई करते हैं, है ना। Despite this, evidence from countries that implemented such taxes show a significant drop in sugary drink consumption. ये जो शुगरी जैसे कि आपकी कोक हो गई या जितने भी आपके ये स्लाइस हो गई, माजा हो गई, तो इसमें देखो रियल इंग्रेडिएंट्स तो होते नहीं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में ऐसा किया है और वहाँ पे काफ़ी ड्रॉप आया है कि इन ड्रिंक्स को कंज्यूम करना लोगों ने कम कर दिया है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ जंक फूड टैक्स, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो जंक फूड टैक्स के फेवर में है। फर्स्ट, पीपल टेंड टू इग्नोर हेल्थ वार्निंग्स ऑन फूड लेबल्स। देखिए, अब ये फूड जंक फूड टैक्स की बात हो रही है तो एक बार सारे पढ़ लेते हैं। डिमांड फॉर शुगरी ड्रिंक्स ड्रॉप्ड बाय 20% इन अ कंट्री आफ्टर सच अ टैक्स। स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लोअर इनकम ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा परचेज करते हैं जंक फूड। फास्ट फूड चेन्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और हेल्दी फूड ऑप्शंस जो है वो महंगे हैं। तो जंक फूड टैक्स की सपोर्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, अगेन बी ऑप्शन होगा। वो हमें पहले ही लग रहा था कि उन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट प्रेजेंट किया है कि 20% ड्रॉप हुआ है डिमांड एक कंट्री में इस टैक्स को लगाने के बाद। ओके, सो एक टैक्स का बेनिफिट या मेरिट आपको बताया जा रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली इस फेवर में था, इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में था। ओके, सो आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। A concrete example showing the effectiveness of the tax directly strengthens the argument. Okay? Next. हाँ जी, पैसेज देखिए, उसने आपको क्या बोला कि environmentalist जो हैं have long warned against the extensive use of fossil fuels, citing their contribution to climate change. Okay? Governments around the world are investing in renewable energy like solar and wind. वो कह रहे हैं कि environmentalist जो है उन्होंने काफ़ी वार्न किया है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स का हम एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उससे क्लाइमेटिक चेंज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रही है। और गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड। सोलर और विंड क्या है? देखो, सन एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो इनसे आप एनर्जी जनरेट करिए, उनसे मत करिए जिनसे आप, जैसे कि ये फॉसिल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जो आप एनर्जी जनरेट करते हैं जिससे कि उनकी वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, इनको यूज़ करिए, सोलर और विंड को यूज़ करिए। Critics, however, argue that renewable cannot yet meet the global demand. इतनी global demand नहीं पूरी कर पाएंगे पर ये तो, and that transition costs are too high. कि इनको as energy use करना बहुत खर्चा वाला बात है ना। Nonetheless, supporters believe that government subsidies, technological innovation and gradual implementation can overcome these hurdles. कि जो गवर्नमेंट अगर कुछ सब्सिडीज दे, जैसे कि आजकल ना सोलर, अगर आप अपने घर के ऊपर
सोलर पैनल लगवाते हैं तो गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी सब्सिडी देती है, आपको वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। तो ये उसी रेफरेंस में बात कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे या कुछ इनोवेशंस हो कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं जनरेट करने के लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, एंड ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, इससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ नेशंस जो है उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं मोर देन 50% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेस, ऑफरिंग मॉडल्स फॉर ग्लोबल चेंज। ओके, सो इस बारे में बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है, इफ ट्रू, वो स्ट्रेंथन करेगा द केस फॉर अ ग्लोबल ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी। फर्स्ट कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स तो फिर भी सस्ते रहते हैं, है ना, तो ये तो फेवर में नहीं है ना, हमें तो रीन्यूएबल एनर्जी के वो जो ट्रांजिशन हमने करना है उसके फेवर में बात करनी है। पावर आउटेजेस आर कॉमन इन एरियाज दैट रिलाई हेवीली ऑन विंड एनर्जी, ये भी ऑपोजिट जा रहा है। कंपनीज दैट अडॉप्टेड रिन्यूएबल सॉ अ लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये पॉजिटिव है। कोल रिमेन्स द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, तो ये तो ऑपोजिट जा रहा है। बिल्डिंग सोलर फॉर्म्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ लैंड। देखो आई थिंक आप देख सकते हैं आंसर बहुत हद तक क्लियर है, सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन अकेला है जो इस बात के फेवर में है, बाकी चारों ऑप्शंस जो है वो वीक कर रहे हैं आपके आर्ग्यूमेंट को। तो सी ऑप्शन, क्योंकि इफ स्विचिंग टू रीन्यूएबल्स आल्सो लीड्स टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ओवर टाइम, इससे ये ट्रांजिशन जो है वो इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव होगा और आपका प्रो रिन्यूएबल आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पर बात हो रही है पब्लिक लाइब्रेरीज की, तो चलिए देखिए इसको। हाँ जी, देखिए उसने आपको क्या बोला कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज है दे आर ऑफन अंडर फंडेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड स्पेशली इन द डिजिटल एज, कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उनको ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलती और ज़्यादा हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट विद ऑनलाइन असेस टू बुक्स, आजकल ऑनलाइन आप बुक्स असेस कर सकते हैं, आपको फिजिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी आपको सारी ऑनलाइन मिल जाती है। लाइब्रेरीज जो है ना वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो रही है। हाउएवर काफ़ी एजुकेटर्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स जो है उनका मानना है कि लाइब्रेरीज जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं बियॉन्ड लेंडिंग बुक्स। सिर्फ बुक्स जो आप लाइब्रेरी से इशू करवाते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा और भी बहुत बेनिफिट होता है आपको लाइब्रेरी से। दे ऑफर फ्री इंटरनेट असेस, ठीक है, ये आपको फ्री इंटरनेट असेस देते हैं, होस्ट करते हैं कम्युनिटी इवेंट्स, ओके, सेफ स्टडी प्लेसेस आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, है ना। लो इनकम एरियाज जो होते हैं लाइब्रेरीज जो है वो सिर्फ एक ही ओनली फ्री असेस पॉइंट होगा टू डिजिटल टूल्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, कि आप जैसे जो मतलब लोअर इनकम के लोग होते हैं उनके पास घर में ऐसे सेपरेट बच्चों का रूम नहीं हो पाता इफ इन केस, है ना, तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है कि वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सके। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, बट ऑल्सो आपका यहाँ पे और बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेन्स द आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइब्रेरी विजिटर्स जो है वो कम हो गए हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर रहा, बहुत हाउस होल्ड्स जो है उनका इंटरनेट असेस घर पे ही है अब तो। रूरल एरियाज में लाइब्रेरीज जो है वो ब्रिज करती है डिजिटल डिवाइड को। सम लाइब्रेरी प्रोग्राम्स आर पुअरली अटेंडेड, e-books are often cheaper and more convenient than printed books. So I hope आंसर क्लियर होगा, सी ऑप्शन, कि रूरल एरियाज में जो लाइब्रेरीज है वो ब्रिज करती है डिजिटल डिवाइड को। रूरल एरियाज में जो कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलती लोगों को, वो लाइब्रेरीज में जाकर वो फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। ओके, द स्टेटमेंट अबाउट रूरल लाइब्रेरीज हेल्पिंग पीपल असेस डिजिटल टूल्स सपोर्ट्स द क्लेम that libraries remain vital for equitable access. Okay, so next question, passage में अब यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो रही है। स्कूल यूनिफॉर्म्स हैव लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। ओके, जो स्कूल यूनिफॉर्म्स है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन चुका है डिबेट का।
सपोर्टर्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि यूनिफॉर्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। अब ये जो यूनिफॉर्म बच्चे पहनते हैं उससे क्या है, देखो अब कॉलेजेस में क्या होता है कि हम जो है लोगों को कपड़ों से जज करते हैं कि हाँ ये बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, है ना, ये बहुत सिंपल देसी कपड़े पहनते हैं, तो हम ऐसे लोगों को जज करते हैं विद द क्लॉथ्स। सो वो चीज़ प्रिवेंट होती है अगर आपके इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म हो, सो दैट आप इस तरह की जजमेंट ना करें, इक्वालिटी जो है वो जनरेट होती है आपकी। सो स्कूल यूनिफॉर्म्स हैव लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। सपोर्टर्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि यूनिफॉर्म जो है एक इक्वालिटी जो है वो उनके अंदर क्रिएट करती है एंड रिड्यूस करती है डिस्ट्रैक्शंस related to clothing choices, okay, and they claim that uniforms promote discipline. इनका कहना है कि जो यूनिफॉर्म्स है वो डिसिप्लिन प्रमोट करती है एंड फोकस ऑन एकेडमिक्स, ओके, डिसिप्लिन भी प्रमोट होता है और वो फिर इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। Opponents, however, view uniform as suppressing individuality and expression. इसके ऑपोजिट कई लोगों का सोचना है कि यूनिफॉर्म्स जो होती हैं वो उनको दबा रही है, उनका मतलब उनके एक्सप्रेशन को दबा रही है, उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, कि हम उनको फोर्स कर रहे हैं टू वेयर अ यूनिफॉर्म। ओके, सम स्टडीज हैव शोन नो सिग्निफिकेंट एकेडमिक इम्प्रूवमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म्स। अब कुछ ने कहा, उन्होंने रिसर्च करी कि यूनिफॉर्म, उन्होंने कंपेयर करके देखा कि यूनिफॉर्म होने से कोई खास एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होती नहीं है। ओके, येट स्कूल्स दैट एनफोर्स यूनिफॉर्म ऑफन रिपोर्ट फ्यूअर बिहेवियरल इश्यूज एंड बुलिंग केसेस। जबकि स्कूल्स में अगर हम देखें, स्कूल्स में जिनमें यूनिफॉर्म होती है वहाँ पे जो बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, है ना, वही जजमेंट्स बनती है जिससे कि आप बुली करते हैं एक दूसरे को। तो ये वाले केसेस कम हुए हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म्स होती हैं। ओके, सजेस्टिंग अ मोर रिस्पेक्टफुल एंड कोहेसिव एनवायरनमेंट। तो वो कह रहे हैं कि कौन है जो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, चलिए बताइए, देखिए। सो फर्स्ट में कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है ऑफन मॉडिफाई करते हैं उनकी यूनिफॉर्म को टू रिफ्लेक्ट पर्सनल स्टाइल। ओके, कि स्टूडेंट्स जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं यूनिफॉर्म को उनकी पर्सनल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सेकंड, स्कूल्स विद नो यूनिफॉर्म हैव बेटर एक्स्ट्रा करिकुलर। उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने कहा था कि जहाँ यूनिफॉर्म नहीं होती वहाँ भी कोई ऐसे एकेडमिक का कोई डिफरेंस नहीं होता, बट ये नहीं कहा था कि बेटर है, ऐसा नहीं बोला था। यूनिफॉर्म्स आर मोर अफोर्डेबल दैन डेली फैशन वेयर फॉर मेनी फैमिलीज। देखो ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये स्ट्रेंथन नहीं कर रहा। सम स्टूडेंट्स फील अनकंफर्टेबल इन यूनिफॉर्म मटेरियल, ये भी स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, ये तो वीक कर रहा है ना, फेवर में नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म के। यूनिफॉर्म्स लिमिट क्रिएटिविटी इन ड्रेसिंग, ये भी नेगेटिव है। ओके, तो अब यहाँ पे आंसर आप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, सी ऑप्शन है। ओके, सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है उससे फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस होता है ना। आपको ये नहीं होता कि डेली आपको कपड़े नए नए पहनने हैं, शॉपिंग करनी है ना। फाइनेंशियल बर्डन आपके पेरेंट्स का काफ़ी कम होता है। आपको नहीं तो कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको यही रहता है, कल क्या पहन के जाएं, परसों क्या पहन के जाएं, ये मैंने उस दिन पहना था, ये मैंने रिपीट नहीं करना। तो ये एक अलग तरह का स्ट्रेस रहता है अगर आपको यूनिफॉर्म नहीं होगी। ओके, सो आंसर आई होप आप सबको क्लियर है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत पॉपुलर हो गए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। Proponents argue that they democratize education, making high quality content accessible to students regardless of geography और financial background. इससे क्या हो रहा है कि आप कहाँ रहते हैं वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, आप जो है फाइनेंशियली आपका क्या स्टेटस है वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि अदरवाइज पहले ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन में क्या होता था कि कुछ फैमिलीज ऐसी जगह पे रहती थी कि वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, तो उनको अगर अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे भेजना होता था फॉर स्टडीज़ या फॉर एजुकेशन,
तो वहाँ पे जो है स्टे का खर्चा, बच्चे को वहाँ पे रेंट के लिए, खाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, वो सब मैनेज करना होता था। बट अब ऑनलाइन तो फिर वो घर से अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं और उनको फाइनेंसिस का इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैनी प्लेटफॉर्म ऑफर फ्री और लो कॉस्ट कोर्सेज। बहुत प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री और लो कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी। क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि इशू है एक डिजिटल डिवाइड का, स्टूडेंट्स विदाउट इंटरनेट एक्सेस और डिवाइसेस आर लेफ्ट बिहाइंड, कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, वो कैसे करें, उनके लिए प्रॉब्लम है। सम ऑल्सो बिलीव दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन इज क्रूशियल, कि लर्निंग के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म्स, एनरोलमेंट इन ऑनलाइन कोर्सेज हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, कि ये क्रिटिसिज्म के बावजूद ऑनलाइन ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोर स्ट्रेंथन्स द केस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, सो चलिए देखिए, मैनी एम्प्लॉयज प्रेफर कैंडिडेट्स विद ट्रेडिशनल डिग्रीज, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। ऑनलाइन कोर्सेज ऑफन सफर फ्रॉम लो कंप्लीशन रेट्स, ये भी ऑपोजिट जा रहा है। A study shows that students in remote areas who used online platforms improved test scores, ये फेवर में है। कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन एग्जाम में चीट कर लेते हैं इजीली, ये वीक कर रहे हैं आपके पैराग्राफ को, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू इंश्योर पर्सनल अटेंशन, ये भी वीक कर रहा है। तो इनमें से पता है क्या, इनको करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो गलत है उसको क्रॉस पहले करो, इंस्टेड ऑफ चूजिंग कौन सा सही है। इट्स बेटर कि आप देखो जिसको लेके आप कॉन्फिडेंट है ये नहीं हो सकता, उसको क्रॉस कर दो। उससे क्या होता है, यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन और टू ऑप्शंस, तो उन टू में से आप बेस्ट आउट ऑफ टू जो है वो चूज आउट कर सकते हैं, तो आप अपना आंसर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। अब उसने आपको क्या बोला, टू कॉम्बैट राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स अ सिटी डिसाइड्स टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर ऑल रेजिडेंट्स। अथॉरिटीज बिलीव दिस विल एनकरेज पीपल टू स्टॉप यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स। देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके लिए सिटी ने डिसाइड किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर देंगे सभी के लिए, और अथॉरिटीज का मानना है कि इससे प्राइवेट व्हीकल्स जो है लोग कम यूज करेंगे, जिससे कि एमिशंस कम होंगी, पोल्यूशन कम हो पाएगा। और कुछ सिटीजन्स ने इस मूव को वेलकम किया है कि ट्रैवल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ट्रैफिक जैम्स जो है वो कम हो जाएंगे, और दूसरों को ये डर है कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और क्या गवर्नमेंट ये जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ये कॉस्ट बियर कर पाएगी कि नहीं। However, pilot studies in similar cities have shown a marked increase in public transport use and a decline in vehicle emissions after such policies. ऐसी policies के बाद जहाँ पे ये हुई हैं, आप तो बातें ही कर रहे हो, बट जहाँ पे हो चुकी हैं वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि लोग जो है फिर अपने व्हीकल्स कम उठा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन कम हो रहा है। ओके, तो इनमें से कौन सा है जो स्ट्रेंथन कर रहा है डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट, फ्यूल प्राइसेस जो है वो स्टेबल है, तो फ्यूल प्राइसेस जो है ये वाला केस तो हो गया गलत। सेकंड, कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपोज करते हैं पॉलिसी ड्यू टू लोअर सेल्स। ओके, वो ओपोज कर रहे हैं इस पॉलिसी को। सी में कह रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है उन सिटीज में जिन्होंने सिमिलर मॉडल कॉर्पोरेट किया है, तो बच्चे ये स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों तो वीक है। पीपल प्रेफर द कंफर्ट ऑफ पर्सनल व्हीकल, ये भी वीक कर रहा है। सम बसेस जो है वो लेट होती है, ये भी वीक कर रहा है। तो बस फिर आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट पैसेज, हाँ जी पढ़िए अगले वाला। चलिए देखिए इसका आंसर ट्राई करो। हाँ जी, उसने आपको बोला यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ प्रपोज्ड सिस्टम
in which all cities receive a fixed monthly sum, ठीक है, जिसमें कि सभी सिटीज जो है वो एक फिक्स मंथली सम रिसीव करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट regardless of employment status. Okay, advocates believe it will reduce poverty. Advocates का मानना है कि ये पॉवर्टी घटाएगा, सिंप्लीफाई करेगा वेलफेयर सिस्टम को और प्रोवाइड करेगा सेफ्टी नेट इन एन इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड जॉब मार्केट. Opponents argue it may discourage work and lead to inflation. Okay, trials in several countries have shown that recipients did not reduce their working hours, but rather than used the money to invest in education, start businesses or manage family responsibilities more effectively. तो यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा है कि वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सभी सिटीजन्स जो है वो एक फिक्स मंथली सम लेंगे गवर्नमेंट से, ओके, रिगार्डलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ओके. और इसके ऊपर वो क्या बात कर रहा है कि इससे पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, है ना, वेलफेयर सिस्टम सिंप्लीफाई होगा और सेफ्टी होगी, ठीक है, ऑटोमेटेड जॉब मार्केट होगी. तो वो कह रहे हैं कौन है जो स्ट्रेंथन कर रहा है. फर्स्ट कह रहे हैं कि कुछ सिटीजन्स जो है वो प्रेफर करते हैं जॉब गारंटीज ओवर कैश हैंडआउट्स. कईयों को जॉब गारंटी मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कितना उनको पैसा मिल रहा है. बी, इन अ ट्रायल यूबीआई रेसिपिएंट्स रिपोर्टेड रिड्यूस स्ट्रेस एंड बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, स्ट्रेस कम हो रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो रही है, तो गुड ऑप्शन. गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर दिया है हेविली ऑन वेरियस वेलफेयर स्कीम्स. यूबीआई जो है ये बजट डेफिसिट्स आपको करेगा इन लो इनकम कंट्रीज. लोग जो है मिसयूज करेंगे नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए. तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आपको बी ऑप्शन आंसर है. हम पहले ही बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे कि बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट, एक गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि अब बैन करिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स टू टैकल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का मतलब कि आपने एक बार यूज किया और उसको थ्रो कर दिया, उसको डिस्करेज करने की बात कर रहा है. एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं इस मूव को और कहते हैं कि जो प्लास्टिक्स जो बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं मेरीन लाइफ, यानी जो पानी के अंदर जो जैसे फिशेस हैं या जो पानी के अंदर जितने भी आपके होते हैं एनिमल्स वगैरह, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है. एंड डिफिकल्टी ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज नहीं होता. आप प्लास्टिक जो है ना वो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगा. प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर्ग्यू करते हैं कि बैन जो है वो कॉस्ट करेगा जॉब्स. अब जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान होगा, लोगों की जॉब चली जाएगी और हर्ट करेगा स्मॉल रिटेलर्स को. तो क्रिटिक्स ने भी बोला कि ऑल्टरनेटिव्स लाइक क्लॉथ और पेपर बैग्स रिक्वायर मोर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस. वो कहते हैं कि फिर क्लॉथ और पेपर के बैग्स बनाओगे उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए बल्कि प्लास्टिक के मुकाबले. जबकि जो रीजन्स जहाँ पे बैन्स इम्प्लीमेंट हुए थे वहाँ पे प्लास्टिक लिटर में काफ़ी रिडक्शन देखी गई है और increased awareness about sustainability were observed. So, which of the following best strengthens the case for banning the plastic bags? पहला, biodegradable bags are more expensive than plastic. बच्चे ये तो हमें भड़का रहा है कि मत करो. हमें तो कोई ऐसा पॉइंट उठाना है जो आपको बोले कि हाँ ये करना चाहिए जो फेवर में हो. प्लास्टिक वेस्ट क्लॉग्स ड्रेन्स एंड कॉजेज अर्बन फ्लडिंग ड्यूरिंग रेन्स. ये स्ट्रॉन्ग है, होल्ड पे रखो इसको. सम रिटेलर्स ऑफर प्लास्टिक बैग सीक्रेटली डिस्पाइट द बैन. ये भी वीक कर रहा है. पेपर बैग्स जो है वो हैवी आइटम्स, मतलब बात चाहिए उनकी सही है पर पैराग्राफ वही बात होगी ना कि ये फैक्ट जो है ना ये आपके पैराग्राफ को वीक कर रहा है. ओके, हमें बताना है कौन स्ट्रेंथन कर रहा है. कस्टमर्स जो है वो रीयूजेबल बैग्स उठाना भूल जाते हैं, ये भी गलत है. तो बस फिर आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में एक ऐसी बात बोली गई है जिस फैक्ट से हम पैसेज के फेवर में जा रहे हैं. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वैक्सीनेशन ड्राइव्स की बात हो रही है. दे आर क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग डिजीज आउटब्रेक्स. ओके, however, misinformation on social media has led to vaccine hesitancy in some regions.
Health officials argue that increasing public awareness and combating myths is essential. Studies कहती है कि जो लोग जो है वैक्सीनेटेड होते हैं when their doctors recommend it. सोशल मीडिया कंपनीज जो है उनको अर्ज किया गया है कि आप फिल्टर करिए फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो गलत इंफॉर्मेशन है, और एक्यूरेट हेल्थ डाटा जो है वो एनकरेज करो। जिन कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन्स है, वैक्सीनेशन रेट्स जो है वो कंसिस्टेंटली हायर है। तो बच्चे ये आपके ऑप्शन है और ये आपका है होमवर्क आज का। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो आई होप आप सबको आज का पूरा सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब आपने करना है ट्राई, और आपने बताना है कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। कैसे बताओगे? आज के सेशन के नीचे कमेंट्स में आप अपना आंसर जो है वो टाइप करेंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ आपका आज का सेशन होता है ओवर, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके सामने सारी डिटेल्स है। अगर आप हमारा इंस्टा आईडी जो है ये आपके सामने है, कॉल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं। मिलेंगे एक और अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। दिस इज तन्वी साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।